translate English text पेज 37। अभी पिछले दिनों कुछ कॉमिक्स जो आपके इस लेसन में है, द ग्लिम्स ऑफ इंडिया, द ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झांकियों को जो कुछ कॉमिक्स के माध्यम से आपको दिखाया गया कि कैसे हमने अपनी आज़ादी खोई और अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हमारे नवाबों राजाओं को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार किया और हमें अपना दास बनाया। इससे कुछ झांकियाँ दी गई, उनके बारे में थोड़ा सा आपने पहले पढ़ा कि वो हमारे राजाओं की ही अदूरदर्शिता थी। एक दूसरे का आपस में इतना बड़ा विरोध था कि हमने खुद उन्हें आमंत्रण दिया, उनकी मदद की और उन्हें अपने राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया। बाद में टीपू सुल्तान जैसे कुछ ऐसे देशभक्त हुए, ऐसे दूरदृष्टि वाले लोग हुए जिन्होंने इसे जाना, समझा, इस पर विचार किया और अपने मरते दम तक अंग्रेज शासन का विरोध भी किया। दिस इंडिपेंडेंस was taken away by the East India Company and the Britishers during the short-sightedness of our kings and rulers, and their mutual relationship, their mutual tension or mutual dispute, उनके आपसी विवाद, they were fighting one another and to defeat one of his neighbor, they tried to find out the help of the Britishers, and in this way they also lost their regime and were made captive by the British people. And this was the result of their short-sightedness. There was one brave person, Tipu Sultan, who has got a long sight, and he understood the policy of the British people. And he protested them, he was against them, he fought against them. Now further on we will see
आगे हम देखेंगे कि हमारे देश की जनता के क्या विचार थे, लोग किस तरह के, लोगों की क्या सोच बन गई थी। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, हमारे भारतीय किस तरह से, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी अंग्रेज़ों के इस विजय के प्रति, अंग्रेज़ों के इस राज्य विस्तार के प्रति हमारे देश निवासियों की क्या प्रतिक्रियाएं थी। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। उसमें लोग ये सज्जन कह रहे हैं कि भगवान को धन्यवाद है कि इस समय हमारे देश में शांति है। This is one of the common people, and this is the voice of one of the common people of India. यहाँ की जनसाधारण से एक व्यक्ति की आवाज़ है कि भगवान को धन्यवाद है कि इस समय हमारे यहाँ शांति है। No more wars and no lootings by thugs. न तो ठग कोई लूट कर रहा है और न कहीं युद्ध हो रहा है। वो इसी से संतुष्ट हैं कि हमारे देश में युद्ध नहीं हो रहा है, संघर्ष नहीं हो रहा है और आंतरिक लुटेरे और ठग सक्रिय नहीं है। दूसरा कहता है इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, भगवान ने ब्रिटिशों को हमारी सुविधा के लिए भेज दिया है। ये ईश्वर को धन्यवाद है इसके लिए, उन्होंने इन अंग्रेज़ों को हमें शांति और इन लुटेरों से बचने का एक माध्यम भेज दिया है। तीसरा कह रहा है our destiny is linked with them, कि हमारा भाग्य अब इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इन्हीं के साथ जुड़ के रहना है, इन अंग्रेज़ों के शासन में ही रहना है। स्लेवरी इज़ आवर डेस्टिनी, इज़ आवर लव, ये दास्ता ही हमारे भाग्य में है। This was the feeling of the Indian people. उस समय भारतीय लोगों की, some were thinking that there is peace, there is no war, and we are safe from the robbers and thugs. The other is thinking that God has sent these English people to save us, to keep us safe, to maintain peace in our country. Some other was thinking that we are destined to be slaves. We are to live dependent to the English people as slaves, as their slaves. This was the thinking of some of the people, and some others were thinking that दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। एक वर्ग यह सोच रहा है, दूसरा वर्ग यह सोच रहा है कि the whites men has killed our dethroned our kings. इन गोरों ने हमारे या तो राजाओं को मार दिया या उन्हें गद्दी से उतार दिया, उनका राज्य हथिया लिया। ये जो हैं, जो गोरे आए, इन्होंने हमारे यहाँ के जो राजा थे, either killed them or ousted them or exiled them from their kingdom and are taken their thrones, dethroned them. कुछ लोगों की यह कहना था कि इन अंग्रेज़ों ने तो हमारे राजाओं को अपदस्थ कर दिया, उनका राज्य छीन लिया। कुछ लोगों ने कहा कि some kings
were not good. कि कुछ राजा हमारे भले अच्छे न रहे हों, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन सब कुछ के बाद भी वे थे तो हमारे देश के, हमारे बीच के थे, वे हम में से थे। ये तो विदेशी हैं, गोरे तो विदेशी हैं, ये तो यहाँ से लूट के ले जाएंगे, लेकिन जो लोग थे भले ही उनको लूटते थे, लेकिन यही था, सब कुछ तो यहीं रहता था, वे हमारे बीच थे। कुछ ही कह रहे हैं कि नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम विदेशियों के दास बन चुके हैं, अब हम स्वतंत्र नहीं हैं, अब राजा भी हमारा नहीं है, विदेशी ही राजा बन गया है, तो हम तो उनके दास बन चुके हैं। नाउ वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ द पीपल हु हैव कम फ्रॉम द अदर लैंड, हु हैव कम फ्रॉम द अदर नेशंस। The kings have been either killed or they have been taken out of their kingdom. Though they were not good, some of them were not so good, but after all they were from us. Now we have become the slaves. This was thinking of a group of the common people. कुछ लोग उनसे खुश थे और कुछ ये सोच रहे थे कि अब हमारी आज़ादी खतरे में पड़ गई, अब हम आज़ाद नहीं हैं बल्कि विदेशियों के अधीन हो गए हैं। ब्रिटिश रूल 1765 to 1836, ब्रिटिश रूल अंग्रेजी शासन 1765 से 1836 तक क्या स्थिति थी? What was the condition of India under the rule of the English persons, the Britishers? Religious lectures, religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. हमारे जो धर्म पुरोहित थे हम तो विदेशी शासन के अधीन हो गए, और हमारे जो धार्मिक व्यक्ति थे समाज के, धर्म के ठेकेदार, उन्होंने कहना शुरू किया, उन्होंने लोगों में छुआछूत का भेद पैदा किया, कुछ लोगों को अछूत करार कर दिया और ये कहा कि बच्चों का विवाह, बाल विवाह किया जाए, जल्दी शादी कर दी जाए, to marry the children in early age, and they told that some people of lower caste, they are not touchables, they are not to be touched. Anyone who crosses the seas loses his religion. और कुछ पंडितों ने यह कहना शुरू किया, धर्म गुरुओं ने, कि जो आदमी विदेश जाएगा, जो समुद्र पार करेगा, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि विदेशों में जाकर वहाँ की राजनीति को समझना, वहाँ की शिक्षा प्राप्त करना, इसका लोगों ने विरोध किया और ये कहा कि विदेशों में जाना तो पाप है, धर्म नष्ट हो जाता है, जबकि यह आवश्यक था कि हम उनके बीच जाएं, उनकी नीतियों को समझें, हम अपने को इतना योग्य और सबल बनाएं कि हम उनका प्रोटेस्ट कर सकें, उनका विरोध कर सकें। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने यह कहा कि नहीं, दिस वॉज नॉट प्रॉपर, टू क्रॉस द सी वॉज टू लीव द रिलीजन, टू क्रॉस द रिलीजन। और all the misery is in the world is due to women,
और कुछ जो धार्मिक उपदेशक थे उन्होंने कहा कि सारे दुखों का कारण तो औरतें हैं। उन्होंने कहा नारी नरकस्य द्वार, महिलाएं जो हैं वही नरक के द्वार हैं, उन्हीं से सारे कष्ट आते हैं। इसलिए परिवार को छोड़ दो, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, परिवार से अलग हो जाओ, घर छोड़ के चले जाओ और साधु बन जाओ। कुछ लोगों ने यह शिक्षा देनी शुरू कर दी क्योंकि लोग शासन से निराश हो चुके थे, तो इसलिए उनकी भावनाएं इस तरह परिवर्तित होती जा रही थी कि वे जीवन से ही निराश हो जा रहे थे। और ये कहा कि ऑल द ट्रबल्स कम फ्रॉम द वीमेन बिकॉज इफ यू मैरी you will get children, the family troubles will come to you. You have to face the responsibilities of the family. In this way you will go in trouble. So many miseries will be caused due to the increase of family. परिवार बढ़ने के नाते अनेक कष्ट होंगे, इसलिए महिलाएं ही दुख का कारण है। विवाह मत करो, इनसे अलग हो जाओ, संतान नहीं होगी, परिवार नहीं होगा तो कोई दुख न अकेले होकर जाके ब्रह्मचारी बन के जंगलों में दंडी बन जाओ, साधु बन जाओ। कुछ लोगों का ये उपदेश था। द ट्रूथ वॉज दैट। और अंग्रेजों की क्या विचार थे, उनके प्रति हमारे लोगों की क्या धारणाएं थी। The truth was that Indians had lost self-respect. ये आपस में अंग्रेज बैठ के विचार कर रहे हैं कि भारतीयों ने तो अपना आत्मसम्मान खो दिया, इनका चाहे जितना अपमान करो कोई फर्क नहीं पड़ता। They have got no self-respect. उनका अपना कोई सम्मान नहीं है। The British scorned them. और ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने उन्हें घृणा करना शुरू कर दिया। दे हेटेड द इंडियंस बिकॉज दे हैड गॉट नो सेल्फ रेस्पेक्ट अमॉन्ग देम, दे हैव लॉस्ट देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, देयरफॉर दे वर टू बी हेटेड, डिटेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। उन्होंने घृणा करना शुरू कर दिया। जिनमें स्वयं जिसमें आत्मगौरव न हो वह व्यक्ति नहीं, वो तो पशु के समान है। ऐसा हमारे कवियों ने फिर लोगों को बताया कि आत्मगौरव ही सबसे बड़ी चीज़ है। वो आत्मसम्मान जिसे नष्ट कर दिया वो सब कुछ खो दिया। और इन्होंने, ब्रिटिशों ने जान लिया कि इंडियंस हैव गॉट नो सेल्फ रेस्पेक्ट, दे मे बी डिसऑनर्ड टू ए लिमिट एंड दे विल नॉट रेज देयर हेड्स। The natives are unworthy to trust, incapable of honesty. और उन्होंने ये कहा, ये कह रहे हैं, ये सज्जन, ये अंग्रेज कह रहा है कि जो ग्रामीण लोग हैं, नेटिव्स, गांव के रहने वाले लोग, अनवर्दी टू ट्रस्ट, इनसे विश्वास करने योग्य ही नहीं। ये विश्वास के योग्य नहीं है, इनमें ईमानदारी है ही नहीं। दे आर नॉट ऑनेस्ट, they are totally dishonest. The people living in the village, they are totally dishonest. और ये सज्जन जो आए हैं, ये हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये फोल्डिंग हिज हैंड्स, और ये कहते हैं नहीं सर, ट्रू, आप ठीक कह रहे हैं कि गांव के लोग ईमानदार नहीं हैं, लेकिन योर ऑनर सर, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। दूसरे तो गैर ईमानदार है, बेईमान है, लेकिन उनमें मैं ईमानदार आदमी हूँ। आई एम ऑनेस्ट मैन, यू कैन बिलीव मी। मैंने दूसरे लोगों की निंदा और अपनी प्रशंसा। ये भारतीयों की स्थिति बन गई थी अंग्रेजी शासन में। बीइंग मर्चेंट, व्यापारियों की क्या दशा थी। बीइंग मर्चेंट, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों की कंपनी थी, तो ये व्यापारी होने के नाते तुरंत फायदा चाहते थे,
क्विक प्रॉफिट, तुरंत लाभ चाहिए इनको। देयर हेवी टैक्सेस, उन्होंने बड़े कर लगा दिए और उन करों ने फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स, किसानों ने अपने खेत छोड़ दिए। जब बहुत ज़्यादा उसकी लगान हो गई, उनको घाटा होने लगा, उन्होंने कहा हम खेती नहीं करेंगे। दे लेफ्ट देयर फील्ड्स, दे डिनाइड टू work on the fields, the farmers denied to work on the fields because the heavy taxation of the Britishers, because of the heavy taxation of the Englishmen, the farmers denied to work on the fields. But your men are taking all my crops. उन्होंने कहा कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, अब भी हमारा तुम्हारे पास बकाया है, और इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले हफ्ते इसका भुगतान नहीं करते हो तो आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। ये आदमी खड़ा हो कह रहा है, ये नंगा किसान खड़ा है और ये बेचारे किसान दे आर बीइंग पनिश्ड। वो सभी कह रहा है कि बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, आपके लोग जो हैं ज़मींदारों के लोग सब हमारी फसल तो ले जा रहे हैं, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। जब टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लगान की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उनके पास बचा क्या? सब वही लोग जो पैदा हो रहा था वो ले रहे थे। दे आर बीइंग मोर एंड मोर पुअर एंड दे सेड दैट ऑल द क्रॉप्स आर बीइंग टेकन बाय द मेन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, देयरफॉर वी विल नॉट वर्क ऑन द फील्ड्स, वी विल नॉट डू एग्रीकल्चरल वर्क। तो उनके आदमी ने कहा कि ठीक है, नहीं काम करोगे, लेकिन अभी हमारा तुम्हारे पास बकाया है, उसे दे दो, अगर एक हफ्ते में नहीं देते हो तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। When the peasants, when the farmers said that I have nothing to give you, they told that you have to pay the arrears, and if you don't pay within a week, I will send you to jail. उन्होंने उनको धमकाया इस तरह से। They chided them in this way. Still, the British invented other methods which gave them more profits. किसानों ने जब खेती करने से मना किया तो उन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया। Still the British invented other methods. उन्होंने दूसरा तरीका खोज लिया which gave them more profit, जिसमें उन्हें अधिक लाभ मिलने लगा। किसानों ने किसानी करने से बंद किया तो दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया जिससे उन्हें फ़ायदा हो। Because they were always in search of the ways to get some profits. हमेशा वो कमाने के चक्कर में थे, कहीं से लाभ मिले। तो the goods manufactured in England should not have any import duty when brought to India. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश में बनी हुई, इंग्लैंड में बनी हुई जो भी चीज़ें भारत में आवें उन पर ड्यूटी न लगाई जाए, उन पर कोई कर न लगाया जाए, कर मुक्त आयात हो। इंग्लैंड से बनी हुई चीज़ जो भारत में आवे उस पर कोई कर न लगे, जो चीज़ें बिकेंगी कर का भी फायदा व्यापारियों को होगा। अ गुड आइडिया। दूसरे ने कहा कि तो आपकी बड़ी अच्छी राय है। एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज began to cripple इंडियन इंडस्ट्रीज। और इस तरह से
और जब उनका बिना ड्यूटी के सामान आएगा तो सस्ता पड़ेगा, तो लोग सस्ती चीज़ों को खरीदेंगे। भारत में बनी हुई चीज़ें उनसे महंगी पड़ेंगी तो लोग इसको नहीं लेंगे, तो इस तरह के उद्योग धंधे यहाँ के नष्ट हो जाएंगे। ये उनका तरीका अपनाया उन्होंने। इन दिस वे आल्सो दे वांटेड टू cripple the Indian workmen. They told that the things which are being imported from England, they should be free of duty, and in this way those things, those goods which are brought from England, they will be cheaper, and being dearer, being expensive, the Indian things will not be bought by the people, they will remain unsold, and in this way the Indian workers and their business will be destroyed. Inevitable farmers, inevitably famine followed. किसानों ने खेती बंद कर दी, इधर कामगारों का बिजनेस नष्ट हुआ करमुक्त आयात से, तो इस तरह से इनएविटेबली अनिवार्य रूप से अकाल पड़ गया। न तो खेतों में अन्न पैदा हो रहा है, न तो यहाँ कामगारों को काम मिल रहा है, तो अकाल तो निश्चित है। द फेमीन फॉलो, देयर वाज फेमीन इन इंडिया बिटवीन 1822 एंड 1836। 1822 से लेकर 1836 तक 15 लाख इंडियंस डाइड पाकिस्तान में। 15 लाख भारतीय खाने बिना मर गए, न कमाई मिली न अन्न मिला। तो इन एब्सेंस ऑफ मनी एंड क्रॉप्स 15 lakhs people of India died due to hunger. They could not get anything to eat. The British policies ruined the experts. और ये ब्रिटिश नीतियों ने जो विशेषज्ञ थे, आर्टिजन्स जो विशेष कलाकार थे, एंड देयर बिजनेस, और उनका जो व्यापार था वह सब नष्ट हो गया। जो यहाँ के क्राफ्ट्समैन थे, जो यहाँ के काम करने वाले कामगार कलाकार थे, उनका सारा बिजनेस ठप हो गया, और वे लोग भी इसी तरह से भोजन के अभाव में मर गए। In this way, the business of India also finished, was totally destroyed by the policies of the British. That's all.